दोस्तों एक बहुत सीधा सा लेकिन बहुत खतरनाक सवाल पूछता हूं। अगर कोई आदमी आपको चाकू मार दे, खून बह जाए और आप अस्पताल पहुंचे, किसी तरह बच जाए, और वही आदमी बाहर खड़ा होकर बोले भाई ये तो बस हल्का सा धक्का था, तो आप क्या करोगे? माफ करोगे या सीधा एफआईआर का फॉर्म निकालोगे? बस यही हाल आज भारत और पाकिस्तान के रिश्ते का है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो माहौल देश के अंदर बना वो कोई टीवी डिबेट वाला शोर नहीं था, वो दिल का गुस्सा था। वो पहलगाम के 26 निर्दोष लोगों की मौत का दर्द था, उन परिवारों की चीख थी जिनकी जिंदगी एक झटके में उजड़ गई। और जब आप ऐसे देश के साथ बॉर्डर शेयर करते हो जिसे पड़ोसी कहना मजबूरी हो और आतंकी देश कहना सच्चाई लगे, तब उस गुस्से को भुलाया नहीं जा सकता। 7 मई 2025 को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तब भारत ने पूरी दुनिया को साफ साफ बता दिया कि यह हमला सिर्फ आतंकी कैंपों और उनके सपोर्ट सिस्टम पर है, न किसी आम पाकिस्तानी नागरिक पर, न पाकिस्तानी सेना पर, ताकि ऑपरेशन फोकस्ड रहे, नॉन एस्केलेटरी रहे और भारत की मंशा बिल्कुल साफ रहे। उसी वक्त सेना प्रमुख का वो डायलॉग आया जिसने पूरे देश की नसों में बिजली भर दी। मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया था और वो ट्रेलर 88 घंटे में खत्म हो गया। इसका सीधा मतलब था कि अभी कहानी बाकी है। पाकिस्तान को ये बात उसी वक्त समझ में आ गई थी, लेकिन बाहर से उन्होंने वही पुरानी आदत दिखाई, नकार, ड्रामा, बयानबाजी और विक्टिम कार्ड। अपने दुश्मन से इतनी अंदर तक मार खाने के बाद उसे कौन स्वीकार करता है? पाकिस्तान तो 1971 में टुकड़े होने के बाद भी आज तक उसे जीत बताता है। इस बार भी वही हुआ, पहले एक्ट ऑफ वॉर का शोर, फिर बीपीडीटिंग रिस्पांस की धमकियां और फिर वही रियल लाइफ वाली सच्चाई। थोड़ी सी बॉर्डर फायरिंग, एक हाथ मिसाइल टेस्ट और कैमरों के सामने गुस्से वाले बयान। सच ये है दोस्तों कि पाकिस्तान इस हालत में फुल स्केल वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फाइनेंशियल क्राइसिस, महंगाई, पॉलिटिकल अस्थिरता और आईएमएफ की सख्त शर्तों ने उसकी कमर तोड़ दी है। शहबाज शरीफ की सिविलियन सरकार पहले से बोझ तले दबी हुई है और असली पावर हमेशा की तरह सेना और आईएसआई के हाथ में ही रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल मिलिट्री इक्वेशन हिल गई। मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद तक सबकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी। पुराने सेफ हाउस उजड़ गए, बड़े लॉन्च पैड तबाह हो गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दोस्तों असली खतरनाक अध्याय यहीं से शुरू होता है, साइलेंट रिबिल्ड का। अब पाकिस्तान चुपचाप अपने डैमेज हुए आतंकी लोकेशंस को आईएसआई, पाक आर्मी और सरकारी सपोर्ट से दोबारा खड़ा कर रहा है। लेकिन इस बार तरीका बदल गया है। पहले जहां बड़े बड़े कैंप होते थे, अब वहां छोटे छोटे हाईटेक मिनी कैंप बनाए जा रहे हैं। जैसे पहले लोग बड़े मोबाइल यूज करते थे और अब सब माइक्रो सिम पर आ गए हैं। नेटवर्क वही रहता है लेकिन पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ से फ्लड रिलीफ का पैसा मिला था, यानी बाढ़ पीड़ितों के लिए जो पैसा आया था, उसी पैसे में से करीब 15 करोड़ रुपए लगाकर मुरित्के में लश्कर तैयबे का हेडक्वार्टर दोबारा खड़ा किया गया। मतलब जिनके घर पानी में बह गए उनके नाम पर आतंक का घर बना दिया गया। और इस पूरे काम को सीनियर कमांडर मौलाना अबू यार, अबू जर कसूरी और यूनिस शाह उस साइट पर खड़े होकर सुपरवाइज कर रहे हैं। फरवरी तक इसकी डेडलाइन रखी गई है। नए डिजाइन में अंडरग्राउंड बंकर, सतह पर छोटे ट्रेनिंग एरियाज और मल्टी लेयर सिक्योरिटी बनाई जा रही है ताकि भारत की मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी से बचा जा सके। इसके साथ साथ पीओके में जो पुराने लॉन्च पैड्स एलओसी के पास थे और जहां से कश्मीर में घुसपैठ होती थी, अब उन्हें घने जंगलों में शिफ्ट किया जा रहा है। इन्हें अब मिनी कैंप कहा जा रहा है, जिनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी 100 से कम रखी गई है ताकि ये सैटेलाइट और रडार पर आसानी से पकड़ में न आए। लूनी पुतवाल, टीपू पोस्ट, जमील पोस्ट जैसे फॉरवर्ड इलाकों को फोलियस रडार और लो फ्रीक्वेंसी सेंसर से लेस किया जा चुका है। उमर वाली, चपराल फॉरवर्ड, छोटा चक और जंगलोरा जैसे इलाकों में जहां पहले हाफिज सईद के आईएसआई लिंक माने जाते थे, अब उन्हीं जगहों पर नए कैंप्स बनाए जा रहे हैं और पाक आर्मी गार्ड्स तैनात किए जा रहे हैं। यानी आतंक को अब सिर्फ पनाह नहीं, सीधी सरकारी सिक्योरिटी भी मिल रही है। इस खबर की भनक 28 जून को ही लग गई थी, लेकिन अब पूरी तस्वीर एक एक करके साफ होती जा रही है। इसके साथ साथ पीओके के 13 लोकेशनों पर भी दोबारा काम शुरू हो चुका है। केल, शारदी, दुदनियाल, अतुमगम, जुरा और लिपा वैली जैसे इलाकों में नए और एक्सपेंडेड साइट्स बनाए जा रहे हैं, जिनकी भारी सुरक्षा सीधे आर्मी के हाथ में है। हर साइट पर थर्मल कैमरे, एंटी ड्रोन जैमर और लो फ्रीक्वेंसी रडार लगाए गए हैं। पाकिस्तान के दिल में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का डर अब ऐसे बैठ गया है जैसे बच्चे के दिमाग में बोर्ड एग्जाम का डर। नींद उड़ चुकी है, चैन गायब है।
और इसी डर ने पूरे इस सुरक्षा जाल को जन्म दिया है मुजफ्फराबाद में। जैश ए मोहम्मद का मरकज सैयदाना बिलाल भी दोबारा खड़ा किया जा रहा है। जिन इलाकों को ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बुरी तरह हिट किया गया था, वहां 6 महीने बाद पाकिस्तान के मंत्री कासिम नून ने दौरा करके रिबिल्ड की घोषणा की। नवंबर 2025 से इस काम की शुरुआत बताई जा रही है और इसमें द रेजिडेंस फ्रंट्स के कमांडर भी इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। और पाकिस्तान इस पूरे झटके के बाद एक बात तो मान ही चुका है कि इंटेलिजेंस के मामले में वो भारत से पीछे है। इसलिए बड़े कैंप्स की बजाय डिसेंट्रलाइज नेटवर्क और छोटी छोटी यूनिट्स बनाई जा रही है ताकि एक ही एयर स्ट्राइक में पूरा सिस्टम तबाह न हो। भावलपुर में आईएसआई और टेरर लीडर्स की एक बड़ी मीटिंग भी हुई जिसमें जैश का मसूद अजहर, लश्कर से हाफिज सईद की फैमिली, हिजबुल और टीआरएफ के कमांडर्स सबने पाकिस्तानी सेना के साथ बैठकर फंडिंग, मैन पावर और लोकेशन शिफ्ट का पूरा खाका तैयार किया है। आईएसआई की तरफ से वादा किया गया कि हर कैंप पर आर्मी की सिक्योरिटी दी जाएगी। इसी वजह से पाकिस्तान को सीपीईसी जैसे कई योजनाओं पर भी असर झेलना पड़ा, लेकिन उसे इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का एक बहाना भी मिल गया। ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, सैटेलाइट ट्रैकिंग, जंगलों में छिपने के लिए नया कवर और हर तरफ एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। पीओके से खैबर पख्तूनख्वा की ओर नए हाइडआउट्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर पूरा नेटवर्क वहां शिफ्ट किया जा सके। अब सवाल उठता है, जब पाकिस्तान ये सब कर रहा है तो भारत क्या कर रहा है? तो देखिए दोस्तों, भारत सो नहीं रहा। भारत हर मूव को सैटेलाइट इमेजरी, इंटरसेप्ट्स और रियल टाइम सर्विलांस से ट्रैक कर रहा है। ऑपरेशन महादेव जैसे फॉलोअप्स और प्रिएटिव मॉनिटरिंग तकनीकों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। बॉर्डर पर चौकसी पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। दिल्ली धमाकों में पकड़े गए मॉड्यूल के बाद से तो सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा अलर्ट मोड में आ चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से घिर चुका है, आर्थिक रूप से भी, कूटनीतिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। आईएमएफ की शर्तों के सामने वो पहले ही घुटने टेक चुका है। उसकी करेंसी गिर रही है, फॉरेन रिजर्व घट रहे हैं। ऐसे हालत में वो खुली जंग का रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन जो ये साइलेंट रिबिल्ड चल रही है, यही इस समय भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है, क्योंकि इससे एलओसी पर इन्फिल्ट्रेशन का थ्रेट बढ़ रहा है। खतरा सिर्फ जमीन पर नहीं है दोस्तों, साइबर स्पेस में भी है। साइबर अटैक्स और डिजिटल प्रोपेगेंडा की आशंकाएं भी जताई जा रही है। यह भी सच्चाई है कि पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी कई मामलों में भारत से ज्यादा आक्रामक और एक्टिव मानी जाती है और आने वाले वक्त में यह नैरेटिव वार और तेज हो सकता है। खेल अब सिर्फ गोलियों का नहीं है, खेल अब दिमागों का है, सूचना का है, नैरेटिव का है। पाकिस्तान हार मानने के बजाय नए नए रास्ते ढूंढ रहा है, छोटे कैंप, छोटे अटैक, छुपा हुआ फंडिंग नेटवर्क और डिजिटल झूठ का जहर। लेकिन फर्क यह है कि इस बार भारत पूरी तरह अलर्ट है, पूरी तैयारी में और हर चाल को पहले से पढ़ रहा है। सवाल अब ये नहीं है कि पाकिस्तान कुछ करेगा या नहीं, सवाल ये है कि वो कब करेगा और भारत उसे किस स्तर तक रोक पाएगा। यही समय है दोस्तों जब हमें अपने अंदरूनी झगड़ों से ऊपर उठना होगा। पक्ष विपक्ष की राजनीति, सोशल मीडिया की गालियां, आपसी नफरत, ये सब बाद में। इस वक्त सिर्फ एक चीज जरूरी है, देश की सुरक्षा। क्योंकि लड़ाई सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, ये लड़ाई सोच की है, रणनीति की है, जागरूकता की है। ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था और ट्रेलर हमेशा पूरी फिल्म से छोटा होता है। असली सवाल यह है कि अगला सीन कब आएगा और उसका अंजाम क्या होगा। अब आखिरी सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ने सच में सबक सीख लिया है या फिर एक और ज्यादा खतरनाक, ज्यादा चुपचाप चलने वाली साजिश पक चुकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको जरूरी और जानकारी देने वाला लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक रहे। और ऐसे ही बेबाक नेशनल सिक्योरिटी की असली कहानी जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं वादा करता हूं यहाँ बातें घुमा कर नहीं, सीधी कही जाती है। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।